हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं इवोल्यूशन चैप्टर का वन शॉट। और यहाँ पर जो नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो टॉपिक रहेंगे उनको भी जो है हम देखने वाले हैं। यानी हमसे यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में किस ईयर से क्वेश्चन आ चुका है और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेनली हमारा फोकस जो है वो नीट PYQ टॉपिक्स के ऊपर ही जो वो रहने वाला है और हम इस चैप्टर को क्विक रिविजन करने वाले हैं। ये जो नोट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं 100% NCERT बेस्ड है। इतना देखकर आप जज मत करना, पहले कुछ वीडियो को देख लेना, उसके बाद में यहाँ पर देखना कि इस वीडियो के अंदर क्या कुछ मेंशन किया गया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और ये नोट्स वगैरह जो उसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे ये नोट्स मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे अभी तक कोई नीट में क्वेश्चन नहीं आया है, बट हम बात कर लेते हैं बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग थ्योरी ने क्या कहा था कि कैसे ओरिजिन है वो यूनिवर्स का हुआ था। उन्होंने बोला कि जो सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोनेशन हुआ अनइमेजिनेबल, अगर हम फिजिकल टर्म्स की बात करें तो वो अनइमेजिनेबल था। उसके बाद में यूनिवर्स जो वो एक्सपेंड होता गया और टेम्परेचर जो वो धीरे धीरे कम डाउन आता गया। हाइड्रोजन और हीलियम जो थी वो उसके बाद में बनी थी। अब उसके बाद में जो अर्थ की अगर बात करें तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके अंदर हमारी अर्थ है। और अर्थ ये बोला गया कि ये लगभग 4.5 बिलियन ईयर पहले जो है वो लगभग अर्थ बनी थी। उस टाइम पे अर्थ में कोई भी जो है वो एटमॉस्फेयर नहीं होता था। हाँ, कुछ एक चीज़ें होती थी जैसे आपके वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एमोनिया वगैरह जो थी वो यहाँ पे रिलीज हुई थी। उसके बाद में क्या हुआ, जो यूवी रेज आई थी सन के अंदर से, तो उन्होंने वाटर को ब्रेक डाउन कर दिया किसके अंदर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। और फिर उसके बाद में ऑक्सीजन यहाँ पे बनी थी और जो हाइड्रोजन था वो यहाँ से स्केप कर गया। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर आप बात करते हैं कि ओजोन लेयर कैसे बनी। तो यहाँ पर देखो, जो ऑक्सीजन थी उसने कंबाइन किया एमोनिया के साथ में एंड मीथेन के साथ में टू फॉर्म द वाटर, CO2 एंड अदर। द ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड। उसके बाद में क्या हुआ कि ओजोन लेयर बन गई और जैसे जैसे अर्थ जो है वो धीरे धीरे कूल होती गई तो वहाँ पे जो वाटर वेपर थे वो एज अ रेन जो है वो फॉल होते गए। अब यहाँ से 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, इस लाइन से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लाइफ है वो कब आई अर्थ के ऊपर, तो लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक। यानी यहाँ पर जब अर्थ बन गई थी, अर्थ कब बनी थी, 4.5 बिलियन ईयर बैक। उसके जब अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर बीत गए उसके बाद में जो है वो यहाँ पर लाइफ आई थी अर्थ के ऊपर। और यहाँ पे अर्थ अगर बात करें तो लगभग 4 बिलियन ईयर पहले जो है वो अर्थ के ऊपर लाइफ आई थी। तो यहाँ से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एक जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे कि किस टाइप से जो है वो यहाँ पर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म वगैरह आए होंगे, किस टाइप से बने होंगे। तो कुछ एक मेन साइंटिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले ओपेरन ऑफ रशिया एंड हाल्डेन ऑफ इंग्लैंड जो है उन्होंने बोला कि द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इन्होंने ये बोला कि जो फर्स्ट लाइफ थी वो कहाँ से आई होगी, जो प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल होंगे जैसे आपका RNA, प्रोटीन वगैरह, वहाँ से धीरे धीरे इवॉल्व होकर जो है वो लाइफ बनी है। एंड दैट द फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रेसिडेड बाय द केमिकल इवोल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट। उन्होंने बोला कंडीशन ऑन द अर्थ उस टाइम कैसे होती थी, हाई टेम्परेचर होते थे, वॉल्केनिक स्टॉर्म होते थे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होता था जिसके अंदर आपका जो है वो मीथेन, एमोनिया एक्सेट्रा होती थी और उस टाइम पे कोई भी ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट नहीं होती थी। और यहाँ से AIPMT 2004 में पूछा गया है कि स्टार्टिंग में जो है वो अर्थ के ऊपर कैसा चीज़ें थी। उसके बाद में इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया कि ऐसा हुआ होगा, तो वो किया था 1953 में SL मिलर ने। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला एक्सपेरिमेंट क्योंकि देख सकते हो 2006 में, 10 में, 16 में और 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। इसका मतलब ये वाला जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1953 में जो SL मिलर ने क्या किया, जो इन्होंने ओपेरन और हाल्डेन ने जो बताया था उसी टाइप की जो कंडीशन है वो उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर तैयार करी और फिर देखा कि वहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। एन अमेरिकन साइंटिस्ट क्रिएटेड सिमिलर कंडीशन इन द लेबोरेटरी स्केल। ही क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन ए क्लोज फ्लास्क, जहाँ पर क्या था आपका मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर वेपर थे। कहाँ पे, 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ये देख सकते हो यहाँ पे गैसेज वगैरह है, आपका मीथेन, एमोनिया, वाटर वेपर है और इसके अलावा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे ये डिस्चार्ज स्पार्क है लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस तक इस टेम्परेचर को ले जाने के लिए। फिर उन्होंने क्या देखा, जब ऐसा चीज़ें की तो ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड। उन्होंने देखा कि उसके बाद में क्या हुआ, कुछ एक जो है वो एमिनो एसिड का फॉर्मेशन वहाँ पर हुआ था, लाइक एलेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। तीनों याद रख लेना क्योंकि NCERT में मेंशन है। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेस, पिगमेंट एंड फैट्स। इसी टाइप का अलग अलग और जो है उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो वहाँ पर जो उनको अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेगी, किसी को शुगर, किसी को नाइट्रोजन बेस, किसी को पिगमेंट, किसी को फैट्स वगैरह जो है वो इस टाइप की फॉर्मेशन वहाँ पर देखने को मिली थी। अब बात कर लेते हैं कि सबसे पहली नॉन सेलुलर फॉर्म लाइफ जो है वो कब आई थी। तो सबसे पहले फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो है वो लगभग ओरिजिनेट हुई थी 3 बिलियन ईयर पहले। दे वुड हैव बीन जाइंट मॉलिक्यूल, यानी वो लगभग जाइंट मॉलिक्यूल हो सकते हैं जैसे RNA, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड वगैरह। दीज कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल। परहैप्स द फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ डिड नॉट पॉसिबली ओरिजिनेट टिल 2000 मिलियन ईयर एगो। यानी जो सेलुलर लाइफ की फॉर्म थी वो लगभग 2000 मिलियन ईयर यानी 2 बिलियन ईयर पहले जो है वो पॉसिबल नहीं थी। दीज वर प्रोबेबली सिंगल सेल, और वो सिंगल सेल होंगे। अब इन्होंने बता दिया कि सबसे पहली जो लाइफ फॉर्म थी वो लगभग कैसी थी, वाटर एनवायरनमेंट के अंदर ही थी। दिस वर्जन ऑफ क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बायोजेनेसिस। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अराउज स्लोली थ्रू द एवोल्यूशन प्रोसेस।
फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड बाय द मेजॉरिटी, यानी लगभग मेजॉरिटी लोगों ने यही एक्सेप्ट किया था। और जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे वो कैसे थे, कीमो हेट्रोट्रोप जो थे वो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते थे। 1992 और 2001 में है, ये लाइन अगर नहीं दी हुई है तो यहाँ पर मेंशन कर दिया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब हम बात करते हैं 2016 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि द सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ इवेंट एज फॉलो, यहाँ पे जो है वो लाइफ के सीक्वेंस कैसे हुए, मतलब कैसे यहाँ पे लाइफ आई, तो वो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, द ऑर्गेनिक मोनोमर जो थे वर सिंथेसाइज्ड फर्स्ट एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर, यानी सबसे पहले मोनोमर जो थे ऑर्गेनिक मोनोमर वो बने, उसके बाद में वो ज़्यादा जब बन गए तो उससे पॉलीमर बन गया। ऑल दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड वर देन एग्रीगेट टुगेदर एंड सराउंडेड बाय ए फीबल मेम्ब्रेन, उसके बाद में ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे ये एक दूसरे के साथ में मिल गए और बाहर एक फीबल मेम्ब्रेन बन गई। दिस स्ट्रक्चर वाज नोन एज द प्रोटोबायोट्स, और उन स्ट्रक्चर को क्या बोला गया, प्रोटोबायोट बोला गया। फिर उसके बाद में मच मोर कॉम्प्लेक्स डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम जो वो धीरे धीरे इवॉल्व होता गया। ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद में बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स ए थ्योरी। अब यहाँ पे देखोगे मेनली यहाँ पे चार्ल्स डार्विन जो थे उन्होंने कुछ एक चीज़ें बताई थी, वो मेन है। उन्होंने कहा था कि जो फिटनेस जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी जो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ पर सर्वाइव करेगा। तो जो चार्ल्स डार्विन थे वो कहाँ पर गए थे, वो जो थे बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन मेड ड्यूरिंग द सी वॉक इन ए सेल शिप कॉल्ड HMS बीगल अराउंड द वर्ल्ड, यानी वो एक HMS बीगल नाम की शिप थी, उसके ऊपर पूरे अराउंड द वर्ल्ड वहाँ पे घूम घूम के अलग अलग चीज़ें देख रहे थे। चार्ल्स डार्विन कंक्लूडेड दैट एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म शेयर सिमिलरिटी टू वेरिंग डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ बट ऑल्सो विद द लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्ट मिलियंस ऑफ ईयर एगो, यानी उन्होंने क्या देखा कि कुछ सिमिलरिटी एक दूसरे के साथ में है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और जो उनके एंसेस्टर है उनके साथ में भी जो है वो उनकी सिमिलरिटीज़ मिलती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है जो जितना फिट हो पाता है वो उतना ही ज़्यादा सर्वाइव कर पाता है। और यहाँ से जो एक वर्ड का नाम निकल कर आया फिटनेस, एनी पॉपुलेशन हैज़ बिल्ड इन वेरिएशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिटनेस के अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या था, देखो द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रेफर अल्टीमेटली एंड ओनली टू रिप्रोड्यूस फिटनेस, यानी यहाँ पे जो है वो कितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन कर पाता है। एंड दोज हु आर बेटर फिट इन द एनवायरमेंट लीव मोर प्रोजेनी, यानी जितना ज़्यादा वो फिट होगा वो उतनी ज़्यादा प्रोजेनी जो वो प्रोड्यूस कर पाएगा। These therefore will survive more and hence are selected by the nature. It is called natural selection and implied is a mechanism of the evolution, और इसको क्या बोला गया कि उसमें वो जो नेचुरल सिलेक्शन कहलाएगा। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट का नाम आता है और यहाँ से AIPMT 2003 में क्वेश्चन आ चुका है, उनका नाम है एल्फ्रेड वेलेस। अब एल्फ्रेड वेलेस ने क्या बताया था, ए नेचुरलिस्ट थे, उन्होंने कहा था हु वर्कड इन मालाया आर्चिपेलियोगो हैड ऑल्सो कम टू सिमिलर कंक्लूजन अराउंड द सेम टाइम, और उसी टाइम जब यहाँ पे चार्ल्स डार्विन ये काम कर रहे थे तो एल्फ्रेड वेलेस जो थे वो भी ये सेम काम कर रहे थे और उन्होंने भी ये चीज़ देखी, नोट की कि हाँ जो चार्ल्स डार्विन बोल रहे हैं ऐसी चीज़ें होती हैं और ऐसी चीज़ें उन्होंने भी अनुभव की थी। अब यहाँ पे बात आता है कि व्हाट आर द एविडेंस फॉर इवोल्यूशन, तो यहाँ पे एविडेंस क्या निकल कर आए थे, एविडेंस कहाँ से निकल कर आएंगे, एविडेंस निकल कर आएंगे फॉसिल से। तो यहाँ पे देखो एविडेंस दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाज इंडीड टेकन प्लेस ऑन द अर्थ हैज कम फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स, फॉसिल आर रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म फाउंड इन द रॉक्स। तो यहाँ पे किससे पता लगा, जो फॉसिल थे अदर ऑर्गेनिज्म के, वहाँ से पता लगा कि हाँ यहाँ पर ये पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो किस टाइप के रहे होंगे। अब यहाँ पर आता है कि यहाँ पर पैलियोंटोलॉजिक एविडेंस क्या होता है, तो यहाँ पर देखो न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ हैव अराइव्ड एट डिफरेंट टाइप इन द हिस्ट्री ऑफ अर्थ, ऑल दिस इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजिक एविडेंस, यानी जो अभी लाइफ है वो पहले भी अगर रही होगी तो उसकी हिस्ट्री देखी जाती है अलग अलग टाइम के ऊपर, और उस स्टडी को क्या बोला जाता है, पैलियोंटोलॉजिक एविडेंस बोला जाता है, यानी जो उनके एंसेस्टर थे वो फॉसिल के थ्रू उनका पता लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। उसके बाद में आ जाता है एक ऐसा पॉइंट जहाँ से जो है वो नीट 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर ये वाला जो पैराग्राफ है ये रिसेंट ईयर के अंदर ऐड किया गया था NCERT के अंदर। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वॉज ऑल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नस्ट हैकल, यानी अर्नस्ट हैकल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था कि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन इस टाइप की एक चीज़ जो थी वो प्रपोज की थी। ये किसके ऊपर बेस्ड थी, अपॉन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन द एडल्ट। उन्होंने बोला कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है उस टाइम पे कुछ करेक्टर कॉमन होते हैं बट वो एडल्ट के अंदर नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एम्ब्रियो ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इंक्लूड ह्यूमन, इन्होंने बोला कि जितने भी वर्टिब्रेट है चाहे वो ह्यूमन भी क्यों ना हो, डेवलप ए रो ऑफ वेस्टिजियल गिल स्लिट, उनके अंदर वेस्टिजियल गिल स्लिट होते हैं जस्ट बिहाइंड द हेड बट इट इज़ ए फंक्शनल ऑर्गन ओनली इन द फिश। और इन्होंने बोला कि ये जो है वो बाकियों के अंदर जो है वो वेस्टिजियल होता है और ये हेड के पीछे हमारे जो गिल स्लिट्स होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, और ये केवल फिश जो होती है उसके एडल्ट में काम आते हैं और वुमन के अंदर ये कुछ नहीं काम आते। नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट्स, और ये अदर कोई भी एडल्ट वर्टिब्रेट्स होता है उसके अंदर ये देखने को नहीं मिलता है। बट इसकी चीज़ को जो अर्नस्ट हैकल ने किया था उसी को कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर जो थे उन्होंने इस चीज़ को क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया कि ये जो प्रपोजल है वो यहाँ पे केयरफुली स्टडी करने के बाद पता लगा कि ये कुछ नहीं है, ये बेकार बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह थे उनको क्या किया गया, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, यानी उनको जो है वो एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के ऊपर कंपेयर किया गया। एंड यहाँ पे क्या पता चला, शो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस एमॉन्ग ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे एंड दोज दैट एग्जिस्ट ईयर एगो। तो वहाँ पे ये पता चला कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर जो है वो एमॉन्ग जो है ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेम मिलती है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले कई ईयर पहले भी मिलती थी। सच सिमिलरिटीज कैन बी इंटरप्टेड टू अंडरस्टैंड वेदर कॉमन एंसेस्टर वर शेयर्ड और नॉट। और इस सिमिलरिटीज से क्या पता चलता है कि जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एंसेस्टर कॉमन है या नहीं है। तो उन्हीं के ऊपर दो टर्म आती हैं, पहला आता है होमोलॉगस, सेकंड आता है एनालॉगस। सबसे पहले बात करने वाले हैं होमोलॉगस को। होमोलॉगस और एनालॉगस कितना इंपॉर्टेंट आप देख सकते हो 2014 में, 18 में, अब यहाँ पे देखो 2 में, 3 में, 8 में, 12 में, 14, 16, 20, 21। तो इसका मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये, तो इसको अच्छे से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। लोगस का मतलब हो गया स्ट्रक्चर हो गया। देखो फॉर एग्जांपल वेल, बेट, चीता एंड ह्यूमन, सारे के सारे क्या हैं, मैमल है। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मेन, चीता, वेल एंड बेट सारे मैमल कहलाते हैं। शेयर सिमिलरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन ऑफ फोर लिम्ब, यानी इनकी जो फोर लिम्स होती है उनकी जो बोन होती है वो पैटर्न सेम होता है। जैसे हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ा था, तो वहाँ पे क्या पढ़ा था, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजीज वगैरह, ये जो होते हैं वो सारों के अंदर जो वो सेम होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम होते हैं। तो दीज फोर लिम्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, बट इनका फंक्शन तो अलग हो गया। मतलब मेन के अंदर तो हमारे हैंड्स अलग काम आते हैं, चीता के अंदर वो रनिंग में काम आएंगे, वेल के अंदर वो स्विमिंग में काम आएंगे और बैट के अंदर वो फ्लाइंग के अंदर काम आएंगे। बट यहाँ पर इनका काम अलग अलग हो गया, बट स्ट्रक्चर जो वो क्या है, सेम है। ऑल ऑफ देम हैव ह्यूमरस, यहाँ पे ये चीज़ें होती है। हैंस इन दीज एनिमल द सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलॉन्ग विद द डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू द एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट नीड। इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। कि मतलब ये जो एनिमल्स थे वो स्टार्टिंग में एक ही पॉइंट पर रहे होंगे, फिर वो अलग अलग डाइवर्ज हो गए और जिसको जैसा उनका वर्क था उसके अकॉर्डिंग उनके काम जो थे वो कम हो गए। एंड दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड होमोलोगस। होमोलोगस इंडिकेट कॉमन एंसेस्टर। ये किसको इंडिकेट करता है, कॉमन एंसेस्टर, मतलब इनके एंसेस्टर जो वो कॉमन मिलेंगे क्योंकि सारे के सारे मैमल के अंदर आते हैं। अदर एग्जाम्पल आर वर्टिब्रेट, हार्ट एंड ब्रेन। अदर एग्जाम्पल याद कर लेना कि एक तो हमने फोर लिम्ब का बता दिया मेमल्स के अंदर, इसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स के हार्ट होते हैं या फिर जो ब्रेन्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, होमोलोगस होते हैं। मतलब स्ट्रक्चर सेम होता है बट उनके फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। In plant also the thorn and tendril of bougainvillea and cucurbita represent homologous. Flipper of whale and wing of bat is homologous. यानी जो whale को फ्लिपर है और बैट है कि जो विंग है वो भी homologous होते हैं। Homologous is based on the divergent evolution. ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, divergent evolution के ऊपर याद होता है, यानी HD, H से homologous, D से divergent। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनालोगस। अब आपको दिखाई दे रहा होगा एनालोगस भी कितना इंपॉर्टेंट है। 10 में, 12 में, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24। मतलब यहाँ से तो लगभग आप मान सकते हो कि इतने से पैराग्राफ से लगभग जो है वो हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड ऑफ द बर्ड्स लुक अलाइक, यानी जो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और जो बर्ड्स होते हैं वो बिल्कुल सेम काम करते हैं। उनका काम तो वही है ना, एयर के अंदर उड़ना, फ्लाई करना। दे आर नॉट एनाटॉमिकली सिमिलर, बट उनके जो एनाटॉमिकली अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं होते हैं, बट वो फंक्शन जो वो सेम परफॉर्म करते हैं। एनालोगस स्ट्रक्चर आर एज ए रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। वो कैसा था, डाइवर्जेंट था, और ये कैसा है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। डिफरेंट स्ट्रक्चर एवोल्विंग फॉर द सेम फंक्शन, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट फंक्शन क्या है, सेम है, इसीलिए इनके अंदर सिमिलरिटीज होती है। अदर एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस याद कर लेना, आई ऑफ द ऑक्टोपस एंड आई ऑफ द मैमल। स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, दोनों का काम देखने का है। फ्लिपर ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन, जो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन है दोनों किस में काम करेंगे, स्विमिंग के अंदर काम करेंगे, बट स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। इसी तरह से है गिल ऑफ द प्रॉन एंड लंग्स ऑफ द वर्टिब्रा इज अनदर एग्जांपल। ये चीज़ें आपको याद रह जाएगी आई होप। तो ये चीज़ें हमें जो अच्छे से याद रखनी है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट याद रख लेना, वन कैन से दैट इट इज सिमिलर हैबिटेट दैट द रिजल्ट इन सिलेक्शन ऑफ सिमिलर अडेप्टिव फीचर इन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म बट टुवर्ड्स द सेम फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो क्या है, रूड मॉडिफिकेशन है, और पोटैटो जो वो स्टेम मॉडिफिकेशन है, इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस। तो हमारा स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो जो है वो भी याद रख लेना कि वो किसका एग्जाम्पल है, एनालोगस का एग्जाम्पल है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, फिर उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन के बारे में और नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, और यहाँ से भी देख सकते हो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन वो होता है जहाँ पे ह्यूमन जो है वो अपनी मर्जी से कुछ चेंज करवाना पाए। तो मैन हैज़ ब्रेड सेलेक्टेड प्लांट एंड एनिमल फॉर द एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्पोर्ट और सिक्योरिटी। हमें पता है कि जैसे अभी भी जो है वो अलग अलग लैब के अंदर जो एनिमल्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर हम पढ़ते हैं कि अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं ताकि उनसे और ज़्यादा जो है वो बेहतर हम बना पाएँ।
तो वहाँ पर हम ह्यूमन जो है उसका रोल आ जाता है, वो अपनी तरफ से कोशिश करता है अलग अलग जो है वो एक्सपेरिमेंट करके। मैन हैज़ डोमेस्टिकेटेड मैनी वाइल्ड एनिमल एंड क्रॉप, जो मैन ने जो है वो बहुत सारी वाइल्ड एनिमल और क्रॉप जो है उनको ऊपर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं। दिस इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम हैज़ क्रिएटेड ब्रीड दैट डिफर फ्रॉम द अदर ब्रीडिंग एग्जाम्पल डॉग्स। जो डॉग्स है वो पहले जंगली कुत्ते अगर होते थे, जो वाइल्ड डॉग्स होते थे, वो यहाँ पर ह्यूमन को काट सकते थे, बट उन्होंने उसको जो है वो ऐसे ट्रेन किया, ऐसे हाइब्रिड किया कि अब जो है वो उसकी सिक्योरिटी में काम आता है, बट स्टिल आर ऑफ द सेम ग्रुप। तो इसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक एक्शन बोलते हैं। ये चीज़ें आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो कि नेचुरल सिलेक्शन होता है, मतलब नेचर सेलेक्ट करता है। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है इंग्लैंड का, कम्स फ्रॉम द इंग्लैंड इन ए कलेक्शन ऑफ द मोथ मेड इन 1850, यानी जो 1850s होता था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं था उस टाइम पे। कैसे थे जो नेचुरल मोथ थे? इट वार ऑब्जर्व दैट देयर वर मोर वाइट विंग्ड मोथ, यानी वहाँ पर क्या होते थे? वाइट विंग जो मोथ थे वो ज़्यादा होते थे देन द डार्क विंग और या फिर मेलेनाइज्ड मोथ। ऐसा क्यों था? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता था। पोल्यूशन नहीं होता था उसकी वजह से जो थे वो वहाँ पर क्या करते थे कि वो अच्छे पोल्यूशन नहीं होता था, तो ज़्यादा डार्क एनवायरनमेंट नहीं था, तो वो जल्दी से दिखाई नहीं देते थे, तो वो सर्वाइव कर पाते थे। हाउएवर इन द कलेक्शन कैरिड आउट फ्रॉम द सेम एरिया बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो गया, पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, तो उसके बाद में क्या हुआ? मोर डार्क विंग जो मोथ थे उसी सेम एरिया के अंदर वो डार्क विंग ज़्यादा दिखाई देने लगे, और वाइट जो थे वो इतने ज़्यादा दिखाई नहीं देते थे। अब ये आपके सामने एग्जांपल है। स्टार्टिंग में देखो वाइट जो है वो थोड़ा सा कैमोफ्लेग कर रहा है, और यहाँ पर जो है वो डार्क जो है वो कैमोफ्लेग कर पाएगा, और वाइट जो क्लियरली दिखाई देगा क्योंकि बैकग्राउंड जो वाइट हो चुका है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हो। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन का, और यहाँ से आपके 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं वापस से। एंथ्रोपोजेनिक का एक तो मैंने आपको बता दिया, जैसे डॉग्स वगैरह जो थे वो थे। इसके अलावा जैसे हम जो है जितने भी फसलें वगैरह होती है उनके अंदर जो हाईली हर्बिसाइड वगैरह, पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ किया जाता है, हैज़ ओनली रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस वेराइटीज़ इज मच लेसर टाइम। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो वेराइटीज़ होती है, जो यहाँ पे इंसेक्ट वगैरह होती है, वो बहुत कम टाइम के अंदर क्या हो जाते हैं, उस ड्रग से या उस पेस्टिसाइड से क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं, और वो जल्दी जल्दी जो अडेप्ट करने लगते हैं, उनके अंदर इवोल्यूशन जल्दी आने लगता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब अगेंस्ट विच वी एम्प्लॉय एंटीबायोटिक और ड्रग्स अगेंस्ट द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और सेल। जैसे हम एंटीबायोटिक वगैरह भी लेते हैं, तो एक टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म मर रहा था, किल हो रहा था, उसी को मारने के लिए अब ज़्यादा डोज लेनी पड़ती है। तो ये भी क्या है? ये भी एंथ्रोपोजेनिक है, क्योंकि ह्यूमन ऐसा कर रहा है। These are example of evolution by the anthropogenic action means by the human activities. It is a stochastic process based on the chance event in nature and chance of the mutation in the organism. Next हम बात करते हैं adaptive radiation क्या होती है। What is the adaptive radiation? तो आपको यहाँ से डेफिनेशन भी मिल जाएगी। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब हो गया कि एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो एक पॉइंट से जाके अलग अलग जगह चले गए। अब जहाँ पर उनका जैसा एनवायरनमेंट था वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर गए, अडेप्ट कर गए। समझ में आ रहा है ना? मतलब इनको खाने को अगर सीड मिला तो ये सीड खाते खाते उसी के अकॉर्डिंग हो गए। इनको अगर मान लो कि कोई अदर एनिमल मिला तो वो उसी को खाते खाते उसके अकॉर्डिंग हो गए। इनको मान लो फ्रूट मिले खाने के लिए तो वो उसके अकॉर्डिंग हो गए। तो इस टाइप से पॉइंट एक से ही स्टार्ट हुए थे, बट वो अलग अलग जगह जाते रहे और उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव करने लग गए, तो वो कहलाता है एडेप्टिव रेडिएशन। ये भी जो है वो चार्ल्स डार्विन ने देखा था। फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर मैनी अदर फॉर्म विच आर अल्टर्ड बीक्स एरोज एनेबलिंग देम टू बिकम इंसेक्टिवरस एंड वेजिटेरियन फिंचेस। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले जो अगर ओरिजिनल वो सीड ईट कर रहे थे, तो उसके बाद में वो इंसेक्टिवरस और वेजिटेरियन फिंचेस वगैरह जो है, इनकी चोंच वगैरह आप देखोगे तो वो अलग अलग इसलिए सर्वाइव कर पाई क्योंकि वो पॉइंट एक से ही गए थे, बट जैसा उनको भोजन मिला उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनका होता रहा पॉइंट। The process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiate to other areas of geography habitat is called adaptive radiation। समझ में आ चुका होगा। कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है? 2 में, 7 में, 8 में, 10 में, 12 में, 13 में, 20 में और 2021 में। डार्विन फिंचेस रिप्रेजेंट वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस फिनोमेना। अनदर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। तो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और डार्विन फिंचेस जो है वो किसके एग्जांपल है? एडेप्टिव रेडिएशन के। ये याद रख लेना। इसके अलावा देखो, व्हेन मोर देन one adaptive radiation appear to have occurred in an isolated geographical area representing different habitat, one can call this the convergent evolution। यानी एक से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर क्या आ जाए, आपका अडेप्टिव रेडिएशन जब आ जाए तो यहाँ पर उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये चीज़ भी याद रख लेना। अब देखो, मार्सुपियल रेडिएशन थे वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जब अंदर आए तो यहाँ पे अलग अलग सर्वाइव कर पाए, और यहाँ से क्वेश्चन भी आ चुका है आपका देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 2023 में। तो यहाँ पे जो प्लासेंटल मैमल्स थे इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो एग्जिबिट अडेप्टिव रेडिएशन इन इवॉल्विंग इनटू वेराइटीज ऑफ सच प्लासेंटल मैमल ईच ऑफ विच अपीयर टू बी सिमिलर इन ए कॉरस्पॉन्डिंग मार्सुपियल। प्लासेंटल वॉल्फ एंड तास्मेनियन वॉल्फ मार्सुपियल जैसा आपका यहाँ पे दिखा गया। अब ऐसे समझो, देखो
प्लेसेंटल मेमल जो है वो मोल होता है, बट ओर्सियन मार्सुपियल क्या हो गया, मार्सुपियल मोल हो गया। ये एंटीटर होता है, इसको नम्बेट यानी एंटीटर बोलते हैं। ये माउस हो गया, ये मार्सुपियल माउस हो गया। ये लेम्यूर हो गया, ये स्पर्टेड कस्कस हो गया। ये फ्लाइंग स्क्विरल हो गई, ये फ्लाइंग फ्लेंजर हो गई। ये बॉबकैट हो गई, ये तन्मानियन टाइगर कैट हो गया। वॉल्फ हो गया, ये तास्मेनियन वॉल्फ हो गया। तो ये नाम आपको याद रखने हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके आ चुके हैं इसलिए। अब आप देखोगे नेक्स्ट आगे का जो पोर्शन है, यहाँ से अभी तक कोई क्वेश्चन जो वो नीट के अंदर नहीं आया है। फिर आप आ जाते हैं मैकेनिज्म ऑफ द इवोल्यूशन के अंदर। अब यहाँ से आपको दिखाई देगा कि कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसका मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इवन तो मेंडल जो था उन्होंने वो फैक्टर वगैरह बताए थे, फिर वो एलील बताई थी, वो सारा कुछ हम कर चुके हैं। अगर वो पहले वाले चैप्टर आपने नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट चेक करनी चाहिए, इस चैनल के ऊपर बहुत कुछ मिल जाएगा। ओके अब हम बात करते हैं इवोल्यूशन की। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी ह्यूगो डी वेरिस बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्राइमरोज, या फिर इसको बोल सकते हो ओएंथेरा लेमार्कियाना। यानी इन्होंने क्या किया था, जो ह्यूगो डी वेरिस थे 20th सेंचुरी के अंदर, वो किसके ऊपर जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट करे थे, इवनिंग प्राइमरोज, और इसका बायोलॉजिकल नेम क्या हो गया, ओएंथेरा लेमार्कियाना, उसके ऊपर कर रहे थे। ब्रोट फॉर द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, और वहाँ से उन्हें आइडिया पता चला कि इसका म्यूटेशन का लार्ज डिफरेंस अराइज सडनली इन ए पॉपुलेशन। उन्होंने देखा कि एक पॉपुलेशन के अंदर एकदम से जो वो बहुत ज़्यादा लार्ज डिफरेंस जो है वो आ चुका है। तो वो किसकी वजह से था, वो म्यूटेशन की वजह से था। फिर उन्होंने क्या बिलीव किया, ही बिलीव दैट इज़ द म्यूटेशन विच कोज एवोल्यूशन एंड नॉट द माइनर वेरिएशन। फिर उन्होंने बोला कि म्यूटेशन जो है उसकी वजह से एवोल्यूशन होता है, नॉट ए माइनर वेरिएशन, जैसे हेरिटेबल वगैरह होते हैं उनकी वजह से एवोल्यूशन नहीं होता है। म्यूटेशन उन्होंने बोला कि म्यूटेशन जो होते हैं वो रैंडम होते हैं, डायरेक्शनल लेस होते हैं। किसने बोला, ये ह्यूगो डी वेरिस ने। वाइल डार्विन क्या बोल रहे थे कि जो वेरिएशन होते हैं वो स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, तो वो अपने अपनी जगह पे क्लियर थे, ये नेचुरल चीज़ें देख रहे थे, और इन्होंने एकदम से जो वो लेबोरेटरी के अंदर इनके सामने म्यूटेशन आ गया तो वो उन्होंने वैसी चीज़ें देखी, तो वो अपने अकॉर्डिंग तो सही बता रहे। बट आगे देखो, इवोल्यूशन ऑफ डार्विन वाज ग्रेजुअल वाइल डी वेरीज बिलीव्ड म्यूटेशन कॉज्ड स्पेसिएशन, तो ये मैंने आपको बता दिया। एंड हेंस कॉल्ड इट साल्टेशन, तो फिर उन्होंने इसका नाम दिया साल्टेशन। साल्टेशन क्या होता है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, और 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्डे वेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। हार्डे वेनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है, इन्होंने कुछ नहीं किया था। जो हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, जिसके अंदर हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी ये आ रहा था, मतलब ये प्योर डोमिनेट था, ये हमारा थोड़ा सा उस टाइप से था, ये प्योर रिसेसिव था। तो इसी को जो है इन्होंने जो है वो एल्जेब्रिक इक्वेशन वगैरह बना के और थोड़ा और कन्फ्यूज़ करने के लिए चीज़ें की है, और ये यहाँ पर मेंशन भी और यहाँ पे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, तो हमें करना पड़ेगा वैसे ही जैसे इन्होंने बताया है। दिस प्रिंसिपल शेयर दैट द एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कॉन्स्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इन्होंने बोला कि जो एलील फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन के अंदर वो स्टेबल रहती है एंड कॉन्स्टेंट रहती है जनरेशन टू जनरेशन। द जीन पूल टोटल जीन एंड देयर एलील इन ए पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन के अंदर जो टोटल जीन है या फिर उनकी जितनी भी एलील है उसको क्या बोला जाता है, जीन पूल बोला जाता है। रिमेन कॉन्स्टेंट, इन्होंने बोला जो जीन पूल होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, इसको जेनेटिक इक्विलिब्रियम बोला जाता है, और इनको जितना भी टोटल कर लो वो इक्वल टू 1 आता है। अब आपको बताता हूँ, देखो सिंपल समझो। हमने ये पढ़ा था कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब इन्होंने इसको इज इक्वल टू 1 कर दिया बस। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला वही वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा था, बट यहाँ पे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर कर दिया, और वही आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो ये जो एक्स्ट्रा 2pq मिल रहा है, ये कहाँ से मिल रहा है दोस्तों, तो ये हमें देखो यहाँ से समझो, तो यही वाली चीज़ इन्होंने की है। ये देखो, इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल कैन बी नेम्ड एज पी एंड क्यू एक्सेट्रा टिप इट सेम लाइक द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ये मैंने नोट्स में बता दिया। जैसे डबल ए हो गया तो वो पी स्क्वायर हो गया, ए कैपिटल ए स्मॉल ए हो गया, स्मॉल ए क्यू स्क्वायर हो गया। इन डिप्लॉयड पी एंड क्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील कैपिटल ए स्मॉल ए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल इन द पॉपुलेशन डेंसिटी पी स्क्वायर, ये चीज समझ में आ चुकी होगी। दिस सिंपली स्टेट इन अनदर वे दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द एलील विन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपीयर ऑफ द बोथ द क्रोमोसोम इन डिप्लॉयड इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। सिंपल समझो, वही है वाला। देखो पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सिंपल ये समझ लो। वही वाला जो सिचुएशन थी उसको इन्होंने ऐसे कर दिया है और ये यहाँ पर निकाला, और ये बायनोमियल एक्सप्रेशन किसका हो गया, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो गया, ये इन्होंने बताया है। अब हम बात करते हैं जो है हार्डे वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इन्होंने बताया है, तो कुछ ऐसे फैक्टर जो होते हैं वो इसको अफेक्ट करते हैं, और 2013 और 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, तो पढ़ना पड़ेगा। 5 फैक्टर यहाँ पे बताए गए हैं, जीन माइग्रेशन या फिर जीन फ्लो बोल लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल लो, म्यूटेशन बोल लो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोल लो, और नेचुरल सिलेक्शन बोल लो। तो ये 5 पॉइंट याद रखना है कि ये हार्डे वेनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो के बारे में बात करते हैं। देयर वुड बी ए जीन फ्लो इफ़ द जीन माइग्रेशन हैपनिंग मल्टीपल टाइम, यानी यहाँ पर क्या होता है, कुछ एक जो जीन्स होते हैं या तो वो न्यू जीन्स जो है वो एकदम से ऐड हो जाए या फिर लॉस्ट हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, जीन माइग्रेशन कहलाता है। तो ये अगर हो रहा है तो वो चीज़ हो सकती है, उसको बोलते हैं जीन फ्लो। दिस वुड, अब आगे देखो, अगर बहुत बार हो रहा है तो वो जीन फ्लो हो गया। इफ़ द सेम चेंज अकर बाय चांस, अगर ऐसा ही हो रहा है कि कुछ जीन्स एकदम से या तो ऐड हो गई या फिर एकदम हट गए, तो वहाँ पर वो एकदम बाय चांस हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलेंगे। इट ऑपरेट इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, और याद रखना कि ये स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन के अंदर ही होता है।
समटाइम द चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन दैट दे बिकम ए डिफरेंट स्पीसीज। कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही पॉपुलेशन के अंदर इतना ज़्यादा चीज़ चेंज आ जाती है एलील के अंदर कि एक नई पॉपुलेशन जो वो बन जाती है। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन बिकम फाउंडर एंड द इफेक्ट इज नोन एज फाउंडर इफेक्ट। जो पहली पॉपुलेशन थी जिससे नई पॉपुलेशन निकली है उस पॉपुलेशन को क्या बोलेंगे, फाउंडर पॉपुलेशन बोलेंगे, और यहाँ पर इसको इफेक्ट को क्या बोलेंगे, फाउंडर इफेक्ट बोलेंगे। ये चीज़ क्लियर होगी। फिर इसके बाद में जो है एक डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम से आपके क्वेश्चन आ चुके हैं 17 में, 19 में और 2022 में। अब यहाँ पर देखो इन्होंने जो हार्डेव एनवर इक्विलिब्रियम इन्होंने बोला कि ऐसे होता है बिल्कुल सेम और ऐसे कॉन्स्टेंट रहता है, बट यहाँ पर देखोगे यहाँ पर क्या होता है, 3 पॉइंट हो सकते हैं। एक होता है जहाँ पर स्टेबलाइज रहता है मतलब सेम रहता है, एक होता है डायरेक्शनल चेंज हो जाता है मतलब एक डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर जाएगा, और एक क्या होगा, 2 पीक बन जाएगी। मीडियम जो है जो मेन पोजीशन है उसको छोड़कर अलग अलग पॉइंट पे जो है वो चीज़ें आ जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप के बने हुए हैं। अगर आप नीट का क्वेश्चन देखोगे तो कि भैया वहाँ पे प्रोबेबिलिटी 100 बेबीज़ की है, उसमें से इतने बच्चों का इतना वेट है, इतना बच्चों का इतना वेट है, तो बताओ इनमें से क्या होगा। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन, पहला पॉइंट होता है स्टेबलाइजेशन। इसके अंदर क्या होता है, इन विच मोर इंडिविजुअल एक्वायर द मीन कैरेक्टर वैल्यू, जैसा यहाँ पर है ये वाला पॉइंट। अब देखोगे ये मीन कैरेक्टर वैल्यू है, मीन कैरेक्टर वैल्यू पे सबसे ज़्यादा जो है वो यहाँ पर जो है वो इंडिविजुअल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये स्टेबलाइज है। ये चीज़ क्लियर होगी। दूसरा जो है वो एक डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट कर गई, उसको बोलते हैं डायरेक्शनल चेंज। इसमें क्या होता है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, मतलब मीन कैरेक्टर वैल्यू अगर यहाँ कहीं है तो थोड़ा सा उससे आगे पॉइंट जो है वो चला गया, मतलब मीन कैरेक्टर वैल्यू जो अगर हम देखेंगे तो उससे थोड़ा सा आगे अगर ज़्यादा पॉपुलेशन निकल कर आ रही है तो उसको डायरेक्शनल चेंज बोलेंगे। फिर आता है डिस्ट्रप्शन चेंज। डिस्ट्रप्शन में अंदर क्या होता है कि ज़्यादातर इंडिविजुअल जो है वो पेरीफेरल कैरेक्टर जो है वो आ जाते हैं दोनों एंड पे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रप्टिव चेंज। ये चीज़ क्लियर होगी, यहाँ पे आपको क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। अब हम बात कर लेते हैं ब्रीफ अकाउंट द एवोल्यूशन। तो लगभग हमने ये बात की थी कि 2 बिलियन ईयर पहले जो है वो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ जो थी वो अर्थ के ऊपर आई थी। सम ऑफ दी सेल हैव द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन, इनमें से कुछ ऐसी भी चीज़ें जहाँ पर जो वो ऑक्सीजन रिलीज करवाते थे। स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टी सेलुलर के अंदर कन्वर्ट हो गए। बट टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर एगो इनवर्टिब्रेट्स वर द फॉर्म्ड एंड एक्टिव। याद रख लेना 500 मिलियन ईयर पहले जो वो इनवर्टिब्रेट्स जो थे वो बन गए थे और वो एक्टिव हो गए थे। जॉलेस फिश जो थी वो प्रोबेबली इवॉल्व हुई थी 350 मिलियन ईयर एगो। जो सी वीड्स और फ्यू प्लांट जो थे वो लगभग 320 मिलियन ईयर एगो जो थे वो बने थे। इसके अलावा देखो फिश विद स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव एंड गो बैक टू द वाटर दिस अबाउट 350 मिलियन ईयर एगो पहले ये चीज़ें होने लगी थी। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये एक जो डायग्राम है ये यहाँ पे इस टाइप से याद रखना है कि यहाँ पे दिया हुआ है पैलियोजोइक, यहाँ पे दिया मीजोजोइक और यहाँ आगे दिया है सीनोजोइक। क्लियर है। तो सीनोजोइक के अंदर आपके क्वार्टरी और टर्सरी आ गए। यहाँ पर जो मीजोजोइक है उसके अंदर क्रिस्टेशियन, जुरासिक और ट्राइसेक जो है ये वाले जोन आ गए। फिर जो हमारा पैलियोजोइक है उसके अंदर परमियन, कैलिफरन, डिवोशन और सल्चर आ गए। तो इस टाइप से याद रखना है। जैसे सीड फन है, सीड फन कब बने थे तो यहाँ पर इस पॉइंट में याद रखना है। ठीक है। कोनिफेरस कब बने थे, जुरासिक यानी मीजोजोइक के अंदर। ठीक है। फिर गिंकोज कब बने थे, इसी क्रिस्टेशियन यानी मीजोजोइक के अंदर। एंजियोस्पर्म कब बने थे, आपके एंजियोस्पर्म फ्लोरिंग प्लांट्स या फिर ब्रायोफाइट की बात करें तो ये यहाँ पर आपके सीनोजोइक के अंदर। तो इस टाइप से जो है ये डायग्राम आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार आ चुके हैं। देखो यहाँ पे 2024 में आया द एम्फीबियन इवॉल्व्ड इनटू रेप्टाइल फ्रॉम द फिगर 7.9 टू 7.10 एराज के अंदर देखना पड़ेगा क्योंकि ये पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक एरा याद रखना पड़ेगा। फिर ये वाले पॉइंट जो है वो आगे दिए हुए हैं यहाँ पे इस डायग्राम में। देखो क्वार्टरी, टर्सरी और ये मिलियन ईयर एगो पहले है, मतलब 350 मिलियन ईयर अगो, ये 300 में, ये 250 में, ये 200 में, ये 150 में, 100 में, 50 में, 0 में, इस टाइप से। तो आप देख सकते हो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। ओके भैया नेक्स्ट अब हम आगे बात, पहले ये बात पॉइंट के बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो सबसे पहले देखो सम जाइंट फन जैसे टेरिडोफाइट है वर प्रेजेंट बट ऑल दे वर फेल इनटू द फॉर्म कॉल्ड डिपॉजिट स्लोली। सम ऑफ दीज लैंड रेप्टाइल्स वेंट बैक इनटू द वाटर टू इवॉल्व इनटू फिश लाइक रेप्टाइल प्रोबब्ली 200 मिलियन ईयर पहले इक्टिनोसोरस। द लैंड रेप्टाइल वर ऑफ कोर्स द डायनासोर। जो लैंड के ऊपर रेप्टाइल रहते थे वो डायनासोर थे। बिगेस्ट ऑफ दिम सबसे बड़ा जो उनमें था वो था ट्राइनोसोरस रेक्स, वाज अबाउट 20 फीट, ये लगभग 20 फीट हाइट में होता था। हैड ह्यूज फियर सोम डोगर लाइक टीथ। डायनासोर डोमिनेट द वर्ल्ड इन द मीजोजोइक एरा एंड जुरासिक पीरियड। तो यहाँ पर वो जो आपका एरा और पीरियड आपको समझ में आ चुका होगा कि मीजोजोइक यानी जुरासिक पीरियड। तो ये मीजोजोइक एरा हो गया और ये जुरासिक क्या हो गया, पीरियड हो गया। जुरासिक मूवीज़ वगैरह आपने देखी होगी जहाँ पे डायनासोर की बात करते हैं क्योंकि वो उस पीरियड की बात करते हैं। ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। जो फाइला मेमल था वो कैसा था, लाइक शुरू था। देयर फॉसिल आर स्मॉल साइज, उनके फॉसिल जो थे वो स्मॉल साइज के मिलते थे। तो ये डायग्राम मैंने बता दिया। यहाँ से क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया था। अब आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट टॉपिक और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं, दैट इज़ द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द मैन के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी कब चीज़ें हुई, अबाउट 15 मिलियन ईयर एगो पहले, मतलब
15 मिलियन ईयर साल पहले जो है प्राइमेट्स कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस जो थे वो एग्जिस्ट करते थे। अब दे वर हैरी एंड वॉक लाइक गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, वो गोरिल्ला और चिंपैंजी की तरह चलते थे। रामापिथेकस जो थे वो वर मोर मैन लाइक, और जो ड्रायोपिथेकस थे वो ज़्यादातर ऐप लाइक होते थे। एक चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए। अब आगे देखो, फ्यू फॉसिल ऑफ मैन लाइक बोन हैव बीन डिस्कवर्ड इन इथोपिया एंड तंजानिया के अंदर ये जो है वो मैन लाइक फॉसिल जो है उनका पता भी लगाया गया है। दीज रिवेल्ड होमोनाइड फीचर लीडिंग टू द बिलीफ दैट अबाउट 3 से 4 मिलियन ईयर एगो जो थे वो मेन लाइक प्राइमेट जो थे वो वॉक करते थे ईस्ट अफ्रीका के अंदर, और वो लगभग 4 फीट की हाइट के होते थे, इससे ज़्यादा टॉल जो थे वो नहीं होते थे, और अपराइट जो थे वो वॉक करते थे। उसके बाद में 2 मिलियन ईयर एगो पहले, मतलब 2 माया पहले मिलियन ईयर एगो जो थे वो ऑस्ट्रेलिया पिथेकस आए थे, वो प्रोबेबली लिव इन द ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड, वो ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड के अंदर जो थे वो सर्वाइव करते थे। एविडेंस क्या बताता है कि वो हंट विद द स्टोन वेपन बट एसेंशियली एट फ्रूट। अब आप देखो बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ना कि जो हमारे एंसेस्टर थे वो मीट खाते थे, ये खाते थे, बट एनसीईआरटी क्या बोलती है कि वो तो फ्रूट खाते थे। स्टार्टिंग के अंदर तो कोई मीट वाला खाने वाला था ही नहीं जानवर, बाद में ये चीज़ें जो थी वो स्टार्ट हुई थी। अब आगे देखो, some of the bone among the bone discovered were different. The creature was called the first human like being the hominid and were called homo habilis. The brain capacity were between, ये याद रखना है इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं। यानी यहाँ पर जो होमो हैबिलस थे वो ह्यूमन लाइक जो थे, फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग थे, और यहाँ पर 650 से 800 जो है था उनका ब्रेन कैपेसिटी था। दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट। अब यहाँ पर भी देख लो, ये भी मीट को ईट नहीं करते थे, अभी फ्रूट वगैरह जो थे वो खाते थे। आगे देख लो, फॉसिल डिस्कवर्ड इन द जावा इन 1891। उसके बाद में कुछ फॉसिल जो थे वो निकाले गए थे, होमो हेबिलिस होमो इरेक्टस के निकाले गए थे। रिवेल द नेक्स्ट स्टेज, तो यहाँ पर जो है जावा के अंदर 1891 में जो फॉसिल निकाले गए थे वो उससे होमो हेबिलिस से आगे वाली स्टेज थी होमो इरेक्टस के। और होमो इरेक्टस कब थे? 1.5 मिलियन ईयर एगो थे, और होमो इरेक्टस के अंदर थोड़ा लार्ज ब्रेन था 900 सीसी का। होमो इरेक्टस ने जो था वो मीट खाना स्टार्ट किया था। क्लियर है। उसके बाद में बात आती है नीदरथल मैन। अब वो देखो, नीदरथल मैन विद ए ब्रेन साइज ऑफ 400 सीसी लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख टू 40,000 ईयर पहले जो थे वो नीदरथल मैन रहते थे। दे यूज्ड हाइट टू प्रोडक्ट देयर बॉडी एंड बरीड देयर डेड। फिर आ जाते हैं होमोसेपियन, जो अभी मॉडर्न होमोसेपियन देखते हैं। होमोसेपियन एरोज इन द अफ्रीका एंड मूव अक्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड डेवलप इनटू द डिस्टिंक्ट रेसिस ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर एगो जो थे वो मॉडर्न होमोसेपियन जो थे वो आए थे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्री हिस्टोरिक केव के बारे में। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अराउंड 18,000 ईयर एगो, या जैसे हम जो केव कहते हैं ना कि वहाँ पर ऐसे ऐसी आर्ट बनी हुई है, उस केव के अंदर ऐसी आर्ट बनी हुई, तो वो लगभग 18,000 साल 18,000 ईयर पहले बनती थी। वन सच केव पेंटिंग बाय प्री हिस्टोरिक ह्यूमन कैन बी सीन इन द भीमकेटा रॉक शेल्टर इन द रेजन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। एग्रीकल्चर जो था वो लगभग 10,000 ईयर बैक्स आया था, जहाँ पे ह्यूमन ने जो था वो सेटलमेंट होना स्टार्ट कर दिया था। द रेस्ट ऑफ व्हाट हैपन इज द पार्ट ऑफ द ग्रोथ एंड डिक्लाइन सिविलाइजेशन। तो ये आपको दिखाई दे रहा हुआ, यहाँ पे आपके क्वेश्चन है 2017, 18, 20, 24 तक के, इतना ही था।